नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? प्रैक्टिकल एफएक्यू अंडर जीएसटी इशूड बाय आईसीआई इसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 424 पेजेस का 503 क्वेश्चन है और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 76 और काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एक-एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस कर रहे हैं, इन डेप्थ डिस्कशन कर रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब के इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर दिए, कम से कम वेरी नाइस ही लिख दीजिए, अच्छा लगेगा हमें। और शेयर भी कीजिए इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये कोई भी मतलब जो भी जीएसटी सीखना चाहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो भी सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, सीएमए फाइनल, सीएएस, लॉयर्स, एडवोकेट्स, कोई भी हो, जिनको जीएसटी अच्छा सीखना उनके लिए ये बेस्ट है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 76 है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो डॉक्टर्स का एग्रीगेटर है। तो ओला उबर का एग्रीगेटर अलग है और प्लम्बिंग सर्विसेज का एग्रीगेटर अलग है, होटल्स का एग्रीगेटर अलग है। तो ये एग्रीगेटर है डॉक्टर्स का और कस्टमर इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास इस वेबसाइट में आता है, पैसे देता है और इसमें से कुछ पैसे रख के बाकी पैसे वो डॉक्टर को दे देता है। तो अब कहानी ये है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कमीशन के रूप में रखा है पैसा, वो टैक्सेबल होगा या जितना टोटल पैसा रिसीव हुआ वो टैक्सेबल होगा। दूसरी बात, डॉक्टर जो पैसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो डॉक्टर को पैसा दे रहा है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन यही है। तो एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन। एन ऑनलाइन पोर्टल इज चार्जिंग ₹100 फॉर बुकिंग डॉक्टर्स विजिट। आउट ऑफ दिस अमाउंट पोर्टल टेक्स फैसिलिटेशन फी ऑफ 20 एंड द बैलेंस 80 इज गिवन टू द डॉक्टर। 100 रखता है, 80 डॉक्टर को दिया। अब सवाल है कि ये 20 टैक्सेबल होगा या 100 टैक्सेबल होगा इसके हैंड में, या फिर 20 इसके हैंड में टैक्सेबल होगा और बाकी 80 डॉक्टर के हैंड में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो इज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑनलाइन पोर्टल टू द मेडिकल डॉक्टर इज एग्जेम्प्ट एज हेल्थ केयर सर्विस एज पर नोटिफिकेशन दिस। यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर इसको जितना भी पैसा दे रहे हो, 80 दे रहे हो या 100 है, ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। तो आपको पता है कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का। मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ, देखिए क्या इंटरेस्टिंग निकलता है। ये डॉक्टर जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो किसको प्रोवाइड कर रहा है? कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है या ई कॉमर्स ऑपरेटर जो पैसा दे रहा है वो रिसिपिएंट है? तो रिसिपिएंट कौन है, कस्टमर है या ई कॉमर्स ऑपरेटर है? तो ऑब्वियसली ये डिबेट का पॉइंट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट का पॉइंट हो सकता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर आप कह सकते हैं रिसिपिएंट है या कस्टमर रिसिपिएंट है। लेकिन रिसिपिएंट कोई भी हो, आप देखिए हेल्थ केयर सर्विसेज बाय ए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट टू, ये नहीं लिखा हुआ है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज बाय एन क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट और एन ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट यानी कि हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स हो गए, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर्स हो गए, और पैरामेडिक्स किसको देगा ये नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब डॉक्टर को जो भी पैसा मिलेगा किसी से भी मिले, ये अगर हेल्थ केयर सर्विसेज में है, अगर एक्सेप्शन में नहीं आता, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी एक्सेप्शन में आता है, तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। तो डॉक्टर को किसी से भी पैसा मिले फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज इट इज एग्जेम्प्ट। अब नाउ सवाल ये उठता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के हैंड में 20 रुपीज टैक्सेबल होगा या 80 रुपीज या फिर 100 रुपीज टैक्सेबल होगा? तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ प्योर एजेंट तो 20 रुपीज टैक्सेबल होगा, वरना 100 रुपीज होगा। तो एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके साथ। और ये हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स टू एनीवन इट इज एग्जेम्प्ट। और यहाँ जो लिखा हुआ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, यानी कि एम्बुलेंस की अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये एम्बुलेंस की सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड करे, कोई भी, एक एनजीओ भी प्रोवाइड करे, एक इंडिविजुअल भी प्रोवाइड करे, सब एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। तो एम्बुलेंस चाहे ये प्रोवाइड करे या कोई इंडिविजुअल प्रोवाइड करे, एनजीओ प्रोवाइड करे, सारा एग्जेम्पशन है। इसके बाद उन्होंने सारा एक्सेप्शन ये सब भी लिखा हुआ है कि हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या नहीं आएगा, ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब नहीं आएगा। और इसके बाद जो लिखा हुआ है, द ऑनलाइन पोर्टल इज नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ हेल्थ केयर डायरेक्टली। तो ऑनलाइन पोर्टल को हेल्थ केयर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के हैंड में वो जो पैसा मिला वो टैक्सेबल तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कितना।
If the online portal is charging rupees 20 as facilitation fee on each booking, though they have collected rupees 100, only the commission of 20 will be chargeable to GST provided that the online portal fulfills the criteria as a pure agent. तो प्योर एजेंट रूल 33 में उसके सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी, नहीं तो पूरा 100 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77 में। अच्छा, ये एक बिजनेस मॉडल तो ये भी हो सकता है कि कस्टमर ई कॉमर्स ऑपरेटर में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेता है और उसको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। कस्टमर डायरेक्ट डॉक्टर को पैसे देता है और ई कॉमर्स ऑपरेटर फिर डॉक्टर से कलेक्शन करता है। तब तो बहुत आसान है, जितना कलेक्शन करेगा डॉक्टर ई कॉमर्स ऑपरेटर को जितना देगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला बिजनेस मॉडल है जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर सारा पैसा कलेक्ट कर रहा है, तब दिक्कतें हैं। प्योर एजेंट के कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 77, एन अनरजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेल्स इट्स ओल्ड स्कूल बसेस आफ्टर 10 years ऑफ देयर यूज, इज द सेल कंसिडरेशन टैक्सेबल अंडर जीएसटी? तो ऑब्वियसली सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट इज टैक्सेबल होगा। अब बस सेल कर रहा है तो मोटर कार का जो हमने रेट नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस किया था, ये वाला अलग से हमने उसका वीडियो भी बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा मार्जिन मेथड वाला, ये पूरा का पूरा आपको डिस्कस करना है यहाँ पर। तो इसको हम लोग दोबारा नहीं डिस्कस कर रहे। क्वेश्चन नंबर 72 आप यूट्यूब में ढूंढेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। ये कौन सा था? 77 था। 78, इज जीएसटी लेविएबल ऑन लॉन्ग टर्म लीज मोर देन 30 years फ्रॉम गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? तो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, सीरियल नंबर 41, नोटिफिकेशन नंबर 12 2017। इसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर 30 साल या उससे ज़्यादा का इंडस्ट्रियल प्लॉट या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, अगर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग इसको लीज पे देती है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन उसमें जो ओनरशिप होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरी का, वो कम से कम 20% होना चाहिए। पहले ये 50% था, 50% से इसको 20% किया गया। तो आप ये समझ लीजिए 31 दिसंबर 2019 से पहले ये 50% हुआ करता था। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, एकदम डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, ए चैरिटेबल ट्रस्ट रनिंग गौशाला सेल्स फ्रेश मिल्क इन मार्केट, विल इट बी लायबल टू जीएसटी? नाउ चैरिटेबल ट्रस्ट अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है और स्पेसिफाइड सर्विसेज एग्जेम्प्ट है अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो। लेकिन अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट गुड्स बेच रहा है तो वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, वो तो गुड्स के नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा कि फ्रेश मिल्क एग्जेम्प्ट है या नहीं है। तो ऑब्वियसली दिस फ्रेश मिल्क इज एग्जेम्प्ट, सप्लाई ऑफ फ्रेश मिल्क इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवाई ऑफ जीएसटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। Mr. X had a factory situated in Delhi which he transferred to Uttar Pradesh and closed all operations in Delhi, whether it will constitute slum sale and whether it is liable to tax under GST. सबसे पहले slum sale का मतलब आपको समझना होगा। slum sale का मतलब होता है transfer of all assets without assigning individual values to the assets, less liabilities. इसी को हम लोग स्लम सेल बोलते हैं। अगर सिर्फ एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो स्लम सेल नहीं है, एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होने चाहिए तभी स्लम सेल माना जाएगा। और स्लम सेल जब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होता है तो हम लोग मानते हैं इट इज ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न। और अगर ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न है तो उसका एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है सीरियल नंबर 2 में, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल और इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, इट इज एग्जेम्प्ट। और शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है, 4C में लिखा हुआ है कि अगर सिर्फ आप एसेट बेच रहे हैं तो इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन अगर ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, या बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तब भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। और इसीलिए क्योंकि ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इसीलिए सर्विस टैक्स और जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया है वो सर्विसेज में आया हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 रूल 41 फॉर्म ITC 02, अब ये दिल्ली से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर हो रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटीज सब ट्रांसफर कर रहा है, तो जो आईटीसी ट्रांसफर करेगा तो आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए उसको फॉर्म ITC 02 यूज करना पड़ेगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट भी लेगा कि सारे लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हुए हैं, तभी इसको स्लम सेल माना जाएगा या ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न माना जाएगा। यानी कि रूल 41 के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इसमें केस अमलगमेशन का भी आएगा, डी मर्जर का भी आएगा, मर्जर का भी आएगा, सक्सेशन का भी आएगा, डेथ का भी आएगा, सब आएगा। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। A temple trust receives offerings of saris to the deity. The trust sells such saris to other devotees for money. Whether GST leviable? Yes, it is. अब वो उसने खरीदा नहीं खरीदा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर टेम्पल ट्रस्ट बेचता है तो वो टैक्सेबल है until unless सारी exempt हो। तो GST on supply of goods by charitable and religious trust, all goods other than those specifically exempt supplied by, जैसे फ्रेश मिल्क exempt था लेकिन सारी exempt नहीं है, वो टैक्सेबल है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। इज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस? ऑफ कोर्स इट इज एप्लीकेबल। क्यों? पैडी क्या होता है? जिसके ऊपर छिलका है, फिर वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पैडी को बोलते हैं। ये पैडी फिर राइस मिल में जाता है जहां पर ऊपर से छिलका हटाया जाता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है, तब जाके वो व्हाइट राइस बनता है, नहीं तो वो ब्राउन राइस ही होता है। तो ये जो मिलिंग एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं है, दैट इज टैक्सेबल ऑपरेशन है। मतलब उस ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर कोई मिलिंग ऑपरेशन का पैसा लेता है तो दैट इज टैक्सेबल। लेकिन ये सीरियल नंबर 25 में लिखा हुआ है सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है जहां पर उसका छिलका निकाला जाता है, पॉलिश किया जाता है, वो सारा का सारा टैक्सेबल है। तो as per circular number this, milling of paddy is not an intermediate production process in relation to cultivation of plants. It is a process carried out after the process of cultivation is over and paddy has been harvested. Further, processing of paddy into rice is not usually carried out by the cultivators but by rice millers. Milling of paddy into rice also changes its essential characteristics. Therefore, milling of paddy into rice cannot be considered as an intermediate production process in relation to cultivation of plants for food, fiber, or other similar products or agricultural produce. In view of the above, it is clarified that milling of paddy into rice is not eligible for exemption. Therefore, in view of the above, it is clarified that milling of paddy into rice is not eligible for exemption under serial number 55 of this. Question number 83. ना क्वेश्चन नंबर 83 है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर मान लीजिए डॉक्टर है, उसकी प्रैक्टिस से, डॉक्टर की प्रैक्टिस से हेल्थ केयर सर्विसेज के प्रोवाइड करने से उसका जो टोटल रिसीट्स है, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो सेक्शन 23 एप्लीकेबल हो जाता है, जहां पर वो एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है तो ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर पता लगा कि डॉक्टर ये प्रैक्टिस से 80 लाख कर रहा है लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसको किराए पे दिया हुआ है, तो वो एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों मिला के एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, टर्नओवर चाहे कितना ही ज्यादा हो। तो यही सारी बातें लिखी हुई है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस वीडियो में यहीं तक। एक इंपॉर्टेंट बात भी डिस्कस करना आपसे, अब क्वेश्चन नंबर 84 डिस्कस करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसको जरूर से विजिट कीजिएगा। इसमें क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपको वाकई में जीएसटी आने लगेगा, 170 आवर्स का है। और इसके नीचे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे डेमो लिंक के लेक्चर्स मिलेंगे जो यूट्यूब में खुलेंगे। दूसरी बात, और प्राइस कितना नॉमिनल है आप देखिए, 1750। बस पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा लेते हैं 500, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, आप 2 मंथ्स का स्टार्ट कीजिए सिर्फ वॉल्यूम 1 से, 1750 का। जब आपको अच्छा लगेगा तो सेकेंड वॉल्यूम ले लीजिएगा। और ये वॉल्यूम 1 में जब आप ऑर्डर करें तो दोनों किताब ऑर्डर कर दें या एक ही किताब ऑर्डर करें। कस्टम क्लासेस आप चाहें तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से, और काफ़ी डिटेल में आपको अच्छा लगेगा। बुक्स अगर आप अलग से ऑर्डर करते हैं तो बुक्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सेट ऑफ बुक्स ऑर्डर कर लीजिए, जहां पर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 1000 अलग अलग ऑर्डर करेंगे तो 1200 का है। और हम लोग सब कुछ बेचते नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं। तो ये फ्री में ये बहुत सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, आपको जो पसंद आता है डाउनलोड कीजिए। आपको कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला FAQ, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और यूट्यूब चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए,
हम लोग 503 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बाकी आगे कर रहे हैं।